वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम फ्रेंड। तो आज हम जो है देखेंगे इजराइल फ़िलिस्तीन का जो विवाद चल रहा है उसी का एक दूसरा लेक्चर बनेगा। क्योंकि कल हम जो लेक्चर बना रहे थे तो कुछ तकनीकी वजह से उसमें बीच में लेक्चर बंद हो गया। इस वजह से हमें दूसरा लेक्चर बनाना पड़ रहा है। आधा जो है करीब 31 मिनट का पहले ही हो गया। और दूसरी चीज़ एक ये भी सरलता रही कि अगर पूरा लेक्चर एक बार में बनाते वो 1 घंटा से ऊपर बनता। तो 31 मिनट का लगभग बन गया है। ये दूसरे में हम देखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें बची हैं, वो आगे बढ़ाते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहली बात कि अगर हम इजराइल की जो अवस्थिति है, अगर अवस्थिति की बात करें तो इजराइल कुछ इस तरह से है। ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके इधर डेड सी वाला एरिया है। ये जो एरिया पड़ता है इधर को, ये जो एरिया है इधर, ये जो एरिया लगता है ये लगता है जॉर्डन। ऊपर जो एरिया लगता है, ये जो एरिया लगता है वो लगता है लेबनान का, लेबनान का। और इधर जो एरिया लगता है यहाँ पे थोड़ा हिस्सा टच करता है सीरिया का, सीरिया। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो इजिप्ट, मिस्र, ये टच करता है। और इधर जो है मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो ये चीज़ें हैं, इसकी अवस्थिति ऐसी है। उसी में से अगर देखा जाए तो गाजा पट्टी जो है वो इस साइड लगेगी और वेस्ट बैंक इस तरफ है। तो अभी जो संघर्ष चल रहा है वो गाजा पट्टी में चल रहा है। तो ये ऐसी कुछ संरचना है। और इस समय जो हमास ने जो अटैक किया है इजराइल पर, वो तो किया ही है, साथ में लेबनान की तरफ से वहाँ का एक आतंकी संगठन है हिजबुल्ला, वो भी अटैक कर रहा है इजराइल पर इस तरफ से। तो इस समय इजराइल जो है 2 लेवल पे, 2 फ्रंट पे वॉर की सिचुएशन में है, 2 जगह उसको लड़ना पड़ रहा है। उसके अलावा और देश भी जो है यहाँ पे अप्रत्यक्ष तौर से योगदान या समर्थन दे रहे हैं अरब देशों के लिए। तो वहीं अमेरिका और भारत जैसे देश जो है वो इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। क्योंकि भारत का कहना है कि वो हर तरह के जो है आतंकवाद है, टेररिज्म का कोई भी फॉर्म हो, एनी फॉर्म ऑफ टेररिज्म, भारत उसके खिलाफ खड़ा है। तो इसलिए भारत जो है इस समय इजराइल के समर्थन में खड़ा है। और ये पहली बार है कि इतनी दमदारी के साथ में भारत ने किसी देश का समर्थन किया है। तो अगर हम आगे बात करें कि युद्ध में इजराइल और फिलिस्तीन के अलावा युद्ध में अन्य कौन कौन देश हैं, तो युद्ध में अन्य जो हैं वो देखा जाए तो एक तो हमास के साथ साथ में हिजबुल्ला है, उसका जो है लेबनान उसको समर्थन दे रहा है। दूसरा जॉर्डन भी अब इजराइल के जो विपक्ष में है, वो भी अरब देशों के साथ है। सीरिया का भी अप्रत्यक्ष तौर से समर्थन है, ईरान का भी समर्थन है। तो युद्ध में अगर देखा जाए तो 2 पक्ष बनते हैं, एक है अरब की तरफ कौन है, और दूसरा है इजराइल के समर्थन में कौन है। तो अगर बात की जाए तो अरब के समर्थन में सऊदी अरब आ गया है। सऊदी अरब, वहाँ के जो प्रिंस हैं मोहम्मद जायद अल नहयान करके है उनका नाम, शेख मोहम्मद जायद अल नहयान, वो उन्होंने कहा है कि जो है सऊदी अरब जो अरब देशों के साथ खड़ा है, तो सऊदी अरब आ गया है। ईरान समर्थन कर ही रहा है। अभी जो उसके ट्रकों पर बम गिराया था इजराइल ने, क्योंकि उसके ट्रक जो है कुछ हथियार लेके आ रहे थे हमास की तरफ। उसके सिवाय सऊदी अरब, इजराइल, सऊदी अरब, ईरान के अलावा सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, और आने वाले समय में संभावना है कि जो है इजिप्ट भी आ सकता है इसके समर्थन में।
वहीं इस तरफ जो है, और इसी में फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर रसिया भी बहुत खुले तौर पे, लेकिन हाँ रसिया इसके समर्थन करेगा। वहीं इजराइल की बात की जाए तो यहाँ पे यूएसए खड़ा है इसके समर्थन में, और भारत, इंडिया इसके समर्थन में खड़ा है। ये चीज़ें भाई। और देखा जाए तो जो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, वो सारे देश इजराइल के समर्थन में। क्योंकि दुनिया हमेशा जब बढ़ती है तो दो ध्रुवीय बढ़ती है, एक तरफ वेस्टर्न और एक तरफ ये जो मतलब रसिया हुआ, चाइना हुआ, ये वाले देश। तो इस तरह से ये लोग इस समय अन्य ऐसे समर्थन कर रहे हैं। अब इसका अगर देखा जाए तो इस युद्ध का जो है प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव समझ लेते हैं कि कहीं ना कहीं इसके, अब युद्ध हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि न्यूट्रल होगा, युद्ध में लाभ हानि कुछ तो, और युद्ध में जो है लाभ तो अक्सर नहीं होता। लाभ युद्ध में तब होता है कि यदि, हाँ कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो उसके लिए कुछ लाभ लॉन्ग टर्म में जाके हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में तो हानि ही होती है। तो अगर देखा जाए तो युद्ध में प्रभाव, युद्ध का प्रभाव, युद्ध के प्रभाव की अगर बात करें तो युद्ध जब होगा तो युद्ध का कुछ ना कुछ वहाँ पे जो वहाँ की संरचना है, जो बुनियादी आधारभूत संरचना है वो नष्ट होगी, क्योंकि बम वगैरह गिराए जाएंगे तो वो नष्ट होगी। दूसरी तरफ लोग हैं, जब वहाँ पर अटैक होंगे तो लोग वहाँ डरेंगे और वहाँ से वो लोग भय की वजह से भागेंगे, विस्थापित होंगे, पलायन होगा उनका। तीसरी चीज़, लोग मारे जाएंगे तो जान और माल की हानि भी होगी। उसके अलावा देखा जाए तो अगर युद्ध की ग्रस्त अगर कोई अर्थव्यवस्था है तो वहाँ पर रोजगार कम होंगे, प्रोडक्शन कम होगा, बेरोजगारी बहुत बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें, वो देश जो है इकोनॉमिकली पीछे चला जाएगा। तो ऐसे ही जैसे यूक्रेन के संदर्भ में एक चीज़ बोली जाती है कि यूक्रेन लगभग युद्ध से पहले की जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग वर्तमान में लगभग 30 से 35 साल पीछे पहुंच गया है। तो वही है कि वो देश आर्थिक तौर पे कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारे कई तरह के नुकसान होते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो आर्थिक तौर पे नुकसान क्या है, आर्थिक तौर पे प्रभाव क्या पड़ेंगे। आर्थिक प्रभाव जो है उसके 2-3 चीज़ें हैं इसमें। बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार में कमी आएगी, उसके अलावा आय में कमी आएगी, उसके अलावा गरीबी बढ़ेगी, इसके सिवाय आधारभूत संरचना नष्ट होगी। उसके साथ कुशल मानव पूंजी का नुकसान होगा। कुशल मानव पूंजी का नुकसान होगा। अब ऐसे बहुत सारे हैं, इसमें हमको कुछ पता होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए या फिर जनरली पता होना चाहिए कि युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आर्थिक तौर पे ये प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए सामाजिक तौर पर भी कुछ प्रभाव पड़ेंगे। कुछ सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। पलायन बढ़ेगा, उसके सिवाय क्योंकि इस समय जैसे जब सिचुएशन युद्ध की वहाँ पर चल रही है तो वहाँ से लोग भाग के जो है दूसरे एरिया में भागना। जैसे इजिप्ट ने अभी बोला है कि जो हमास की तरफ जो लोग फंसे हुए हैं, जो अरब कंट्रीज के इस्लामिक जो लोग हैं, वो हमारी तरफ कुछ लोग आ सकते हैं। हालांकि कुछ सीमाएं लगाई हैं, लेकिन उसने ये कहा है तो पलायन बढ़ेगा। दूसरी चीज़ कुपोषण बढ़ेगा।
क्योंकि जब उत्पादन कम होगा, आय कम होगी, तो लोग अपने पोषण की क्षमताएं पूरी नहीं कर पाएंगे, महामारी फैलेगी। क्यों? जब जब कोई युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और जो लाशें जो होती हैं, जो सब होते हैं, उनका अंतिम तौर सही तरीके से क्रियाकलाप, जो अंतिम उनकी जो अंतिम क्रिया जो है उसको बोलते हैं, जो दाह संस्कार वगैरह, वो ठीक से नहीं हो पाते, तो ये लाशें जहाँ पड़ी होती हैं वहीं सड़ जाती हैं, तो उससे बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वो महामारी का रूप लेते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। इसको हम जो दूसरा रूप भी दे सकते हैं, महामारी को पोषण, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन साथ में हम देखते हैं राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, या कूटनीतिक प्रभाव, राजनीतिक या कूटनीतिक प्रभाव। अब चूंकि दुनिया इस समय जो है दो गुटों में दिखाई दे रही है, एक तरफ इजराइल का समर्थन करने वाले, दूसरी तरफ अरब कंट्री का समर्थन करने वाले, तो यहाँ पर दुनिया दो पक्षों में दुनिया बटेगी, दो पक्षों में वैश्विक विभाजन होगा, वैश्विक विभाजन होगा, या क्या हो ही रहा है विभाजन। उसके साथ में दूसरा अशांति, सामाजिक प्रभाव, यहाँ भी लिख सकते हैं हम, अशांति पैदा होगी, सामाजिक तौर पे अशांति होगी, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग होगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग होगी। उसके सिवाय सामरिक संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा, एक दूसरे देशों के सामरिक संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। सामरिक संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए स्वास्थ्य के, हेल्थ पैरामीटर पे, तो स्वास्थ्य पे तो महामारी से जीवन प्रत्याशा कम होगी, फिर जीवन प्रत्याशा। उसके साथ ही देखा जाए तो स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कमी आएगी, क्योंकि इस समय अटैक हो रहे हैं तो वो भी प्रभावित होगी। तो ये इस तरह से बहुत सारे जो है नुकसान देखने को मिलते हैं। बड़ी मात्रा में सामाजिक तौर पे देखा जाए तो बड़ी मात्रा में जान माल की हानि, बड़ी मात्रा में जान माल की हानि होगी। तो ये सारी चीज़ें प्रभाव के तौर पे देखी जा सकती हैं। वहीं एक चीज़ और हम देखते हैं वेस्ट बैंक को लेके, ये अगर कोई नोट कर रहा है तो अपने पॉज करके नोट कर ले, हम आगे बताता हूँ मैं इसमें जो है क्या करना है। और वेस्ट बैंक को लेके थोड़ा सा देख लेते हैं, उस पर भी इजराइल का ही नियंत्रण है, वो भी विवादों में रहता है। वेस्ट बैंक जो है इजराइल के पूर्वी हिस्से में पड़ता है, पूर्वी सीमा पे लगता है वेस्ट बैंक, लेकिन नाम है वेस्ट बैंक। ये कुछ वैसी बात होगी जैसे पश्चिम बंगाल, बंगाल भारत के तो पूरब में है, भारत के अगर ऐसे देखा जाए तो ये दिशा पश्चिम होगी, ये पूरब होगी, तो पश्चिम बंगाल भारत के पूरब में, लेकिन फिर उसको पश्चिम बंगाल बोला जाता है, क्योंकि बंगाल का जब विभाजन हुआ तो पूर्व का हिस्सा बांग्लादेश में चला गया और पश्चिम का हिस्सा बंगाल बना, तो पश्चिम बंगाल। ऐसे ही अगर देखा जाए तो वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक एक जगह है, वेस्ट बैंक ये जो जगह है, एक नदी है यहाँ पे, जॉर्डन नदी, जॉर्डन नदी, ये जॉर्डन नदी के पश्चिम में अवस्थित है, इसलिए इसका नाम जो है वेस्ट बैंक है। पश्चिम में है तो वेस्ट में पश्चिम जो है, इस पर जो है इजराइल का नियंत्रण है, इजराइल का नियंत्रण है, इजराइल का नियंत्रण है। 1948 तक
1948 के समय इस पे इजराइल का नियंत्रण था, लेकिन 1948 के बाद से जो युद्ध हुआ था 1948 से 67 तक इस पर जॉर्डन का नियंत्रण था, जॉर्डन का नियंत्रण। उससे पहले इजराइल का नियंत्रण था, लेकिन इस समय जब जॉर्डन का नियंत्रण हो गया तो 1967 में एक युद्ध हुआ था, अरब युद्ध, अरब इजराइल युद्ध। उस युद्ध को 6 दिवसीय युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध में इजराइल ने जो है 6 दिवसीय युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इजराइल ने अरब देशों को हरा दिया था। और उन देशों को हराने के बाद में जॉर्डन से उसने वेस्ट बैंक को अपने पुनः प्राप्ति कर ली, छीन लिया, उसके नियंत्रण से अपने हाथ में ले लिया। तो तब से उस पर इजराइल का ही नियंत्रण है। तो ये चीज़ है इजराइल के बारे, मतलब वेस्ट बैंक के बारे में इतना ही है। और अगर हम भारत और इजराइल के संबंधों की बात करें तो थोड़ा देखते हैं इस पे भी। भारत इजराइल के संबंध शुरू में बहुत ठीक नहीं थे, लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि समय के साथ में भारत और इजराइल के संबंधों में धीरे धीरे तरक्की होती गई। तो भारत इजराइल संबंध जो भी अगर इस क्लास को पहले देख रहा है तो मैं कहूँगा कि उससे पहले वाली क्लास देख लो, तो इस क्लास को समझने में बहुत आसानी होगी क्योंकि उससे ही पूरी तरह से लिंक है ये। तो 1947 में जो प्लान था यूएन का, फिलिस्तीन विभाजन योजना, फिलिस्तीन विभाजन योजना के तौर पे उसने अरब राज्य, इजराइल राज्य, यहूदी राज्य था उसका नाम, अरब राज्य, यहूदी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय विशेष शासन व्यवस्था वाले क्षेत्र। हालांकि उसमें 2 शहर रखे थे, एक था यरूशलेम और दूसरा था बेथलहम। तो यहाँ पे जो है 1947 में उस योजना को जो है यूएन का फिलिस्तीन विभाजन की योजना, यूएन की फिलिस्तीन विभाजन की जो योजना थी उसको फिलिस्तीन ने एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि इजराइल ने उसको अपना समर्थन दिया था और उसने उसको एक्सेप्ट किया था, स्वीकार कर लिया था। तो जो इजराइल उसको अपने तैयार हो गया था और इजराइल की उस समय उत्पत्ति हो गई थी, मतलब लीगली 1947 में इजराइल बना। और उस दौर में भारत के साथ देखा जाए तो भारत ने शुरुआत के दौर में इजराइल को मान्यता नहीं दी। गांधी जी ने हालांकि इजराइल में जो, या ख़ासतौर से यहूदियों पे जो दुनिया भर में अत्याचार हुए थे, तो गांधी जी ने कहा था कि यहूदियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हालांकि अरब देशों को बाध्य करके उनकी जो है विभाजन की योजना को लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो इस वजह से 1947 में उस समय इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी भारत में, तो उन्होंने इजराइल को समर्थन या उसको जो है स्वीकृति नहीं दी देश के तौर पे। उसका एक कारण ये था चूँकि भारत में बड़ी आबादी में बड़ी संख्या पे जो है मुसलमान थे, तो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे इसलिए ऐसा किया गया था। लेकिन 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, और भारत चीन के युद्ध में 1962 भारत चीन युद्ध, और भारत चीन युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे इजराइल के, डेविड बेन गुरियन, भारत ने तत्कालीन पीएम तत्कालीन इजराइल के पीएम डेविड बेन गुरियन उनको एक पत्र लिखा और उनसे मदद मांगी, और उनसे कहा गया कि आप हमें जो है रक्षा सामग्री
हथियार और युद्ध सामग्री आप हमें प्रदान करें, लेकिन आपके जो जहाज जो सामग्री लेके आए उस पर इजराइल का झंडा ना लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने इसके डर था कि मुसलमानों में ये बात पहुंचेगी तो दिक्कत होगी। तो वहाँ के जो डेविड बेन गुरियन जो थे, पीएम जो थे, उन्होंने पत्र को देखने के बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र लिखा और बोला कि मुझे भारत के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूँ इस ऐसी घड़ी में, लेकिन हम बिना इस शर्त के, मतलब हम जो है बिना झंडा लगाए अपने जहाज़ को नहीं भेज सकते। अगर आपको मदद चाहिए तो इस पर सोचना है आपको। तो कुछ समय के बाद में हालांकि भारत सरकार इस बात पर सहमत हुई कि आप अपना ध्वज लगा के जो है भेज सकते हैं। तो उस समय फिर बहाने हम मतलब इजराइल ने भारत के लिए जो है समर्थन दिया और युद्ध सामग्री भी भेजी अपने जहाज़ से। तो यहाँ से पहली बार राजनीतिक स्तर पर वार्ता शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई 1962 के युद्ध से। उसके बाद से 1961 में 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। उसके बाद से 1971 में फिर भारत पाक युद्ध हुआ। तो भारत पाक युद्ध में फिर से 1971 में भारत पाक युद्ध में इजराइल ने हथियार व खुफिया जानकारी 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में इजराइल ने भारत के लिए हथियार और खुफिया जानकारी प्रदान की। तो यहाँ पे हमारे संबंधों को एक नया आयाम मिला, मदद की थी तो और आयाम मिला। और इस समय जो वहाँ के जो पीएम थे, पीएम गोल्डा मेयर, इनका पूरा नाम है जो है गोल्डा मेयर, उन्होंने भारत से पूर्ण राजनयिक संबंध की बात कही। पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने की बात कही। इन्होंने ऐसा कब कहा? 1971 में। लेकिन 1992 में में 71 में उन्होंने ऐसा कहा कि पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए जाएं, लेकिन 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। भारत के इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। लेकिन ऐसा करने से पहले अरब देशों को और फिलिस्तीन को खास तौर से इस विश्वास में लिया गया कि अगर हमने उनके साथ संबंध स्थापित किए हैं, इसका मतलब आपके हितों को कोई चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो 1992 में ऐसा हुआ। इसी के क्रम में आगे 1998 में भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था। और इस परमाणु परीक्षण के दौरान भारत पर अनेक पश्चिमी देशों ने भी सैंक्शन लगाए, अमेरिका ने भी जो प्रतिबंध लगाए थे। वैसे दौर में जब अनेक देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, इजराइल और भारत का जो संबंध था वो पहले की तरह ही आगे चलते रहे। वो हमको वैसे ही रक्षा उपकरण जो है निर्यात करता रहा। तो यहाँ और हमारे संबंध मजबूत हुए। ऐसे दौर में जब और लोगों ने प्रतिबंध लगाए तब भी हमारा इसके साथ अच्छा संबंध रहा। तो ये चीज़ थी। लेकिन आगे 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, इसको मैं मिटा देता हूँ, 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत के लिए लेजर गाइडेड बम, मोर्टार और जो निगरानी करने वाले जो ड्रोन होते हैं उनकी सप्लाई की थी भारत के लिए ऐसे समय में 1999 में।
तो 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल के युद्ध में इजराइल ने मोर्टार, निगरानी करने वाले ड्रोन और जो है लेजर गाइडेड बम आदि की आपूर्ति की। थी। यहाँ पर भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग और मजबूत हुआ। इसी क्रम में 2000 में सन 2000 में भारत की तरफ से एक जो है डिप्लोमेट या फिर मतलब 2 नेता जो है भारत की तरफ से इजराइल घूमने गए। उसमें एक थे लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे थे जसवंत सिंह। तो लाल कृष्ण आडवाणी उस समय गृह मंत्री थे और जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। तो डिप्लोमेटिक स्तर पे यहाँ पर बातचीत हुई और पहली बार भारत की तरफ से यात्रा हुई। तो 2000 में भारतीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह इजराइल गए। जसवंत सिंह इजराइल गए थे। उसके बाद से आगे के क्रम में 2003 में इसी क्रम में इजराइल के पीएम इजराइल के तत्कालीन पीएम एरियल शैरोन भारत आए और पहली बार दिल्ली घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। तो उसके बाद में 2003 के बाद से फिर आगे देखा जाए तो 1947 से मैंने बताया कि 47 में शुरुआत के स्तर पे जो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के जो थे नेहरू थे और विदेश मंत्री भी वही थे। तो उन्होंने जो है शुरुआत में मान्यता नहीं दी ताकि मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान रखा जाए और उन्हें चोट न पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे भारत के संबंध जो है सुधरे। 1962 में पहली बार वहाँ से समर्थन लिया गया। उसके बाद 1971 में लिया गया। उसके बाद में 1992 में वहाँ से पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए, क्योंकि 71 में गोल्डा मेयर ने ऐसा बोला था कि हमारे साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए जाएं। और 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो सबने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए, लेकिन इजराइल के साथ हमारे वैसे ही संबंध चलते रहे। और 1999 में बहुत सारे हथियार उसने हमारे लिए, ड्रोन वगैरह भेजे भारत और कारगिल के युद्ध में जो है। और 2000 में लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह जो है इजराइल की यात्रा पर गए थे। और 2003 में इजराइल के पीएम भारत आए थे, एरियल शेरोन, और उस समय जो है दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद से अगर देखा जाए 2003 के बाद से तो एक नया दौर शुरू हुआ और उस समय इजराइल के साथ भारत के संबंधों में कोई खास तरक्की दिखाई नहीं पड़ती। और वो जो दौर था वो था यूपीए का। यूपीए की सरकार रही 2004 से 14 तक। तो यहाँ पर खास तौर से संबंध जो है निष्क्रिय रहे। इजराइल के साथ भारत के संबंध निष्क्रिय रहे। और 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो उस समय से
पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री 2017 में भारतीय पीएम इजराइल यात्रा पर, पहली बार कोई भारतीय पीएम इजराइल यात्रा पर गए और उस समय से भारत इजराइल के संबंधों में एक गर्मजोशी महसूस हुई और वहाँ से संबंध बहुत मजबूत दिखाई पड़ते हैं। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि वो जब फिलिस्तीन जाते थे तो उस यात्रा में जो है फिलिस्तीन जब जाते थे तो वो इजराइल नहीं जाते थे, और जब इजराइल जाते थे वो फिलिस्तीन नहीं जाते थे, एक बार में एक ही देश की यात्रा करते थे। तो इस बात से उनके बीच में एक गैप बना रहा, इस बात का भरोसा रहा कि भारत जो है दोनों से अलग तौर पे संबंध रखे हुए हैं। तो और 2017 के बाद से भारत और इजराइल के बीच में अनेक समझौतों पर आगे बढ़ा गया है। इसी में कृषि क्षेत्र को लेकर समझौते हुए हैं, कृषि क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीक में, विज्ञान और तकनीक में भी भारत के जो है समझौते क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत और इजराइल के संबंधों को लेकर, क्योंकि भारत का ऐसा माना जाता है जो इजराइल की जो है ज़मीन है, वहाँ जो पानी है, पानी की बहुत कमी है, तो अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा भी वो वेस्ट बैंक के पास डेड सी है, क्योंकि वो तो बहुत वैसा एरिया है, तो मेडिटेरियन सी से अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करता है। और वहाँ की जो पानी की जो सिंचाई की जो पद्धति है वो स्प्रिंकलर है, वो ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं। तो हम जो है उनके कृषि में वहाँ से सिंचाई तकनीक को एडप्ट कर सकते हैं और उस पर समझौता भी हुआ है। तो भारत और इजराइल के बीच में ये सारी चीज़ें हैं। और कहा जाता है कि जो नेतन्याहू के साथ तो खास तौर पे अच्छे संबंध रहे, भारतीय पीएम के व्यक्तिगत तौर पे भी अच्छे संबंध माने जाते हैं। तो यही सारी चीज़ थी, और हमने इससे पहले समझ लिया था कि हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया था। इसमें हमने समझा कि भारत और इजराइल के बीच में संबंध कहाँ से शुरू हुए और वर्तमान में कैसे हैं। और आज के समय में ये कहा जाता है कि रूस के बाद भारत का सबसे ज़्यादा कोई विश्वसनीय सहयोगी है रक्षा क्षेत्र में, तो वो इजराइल है। शायद सेकंड लेवल पे सबसे ज़्यादा हथियार इस समय इजराइल से आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे भरोसेमंद जो है इजराइल है रूस के बाद में। तो आज इतना ही। बाकी मैं एक जो है दूसरी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ऐसे वर्तमान के वैश्विक दौर में जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और हमास का फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध चल रहा है और इतनी सारी